हेलो दोस्तों, मैं करण वर्मा, आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर, और आज फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दूसरा खाड़ी युद्ध और जानेंगे कि दूसरा खाड़ी युद्ध क्या है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जो आपका दूसरा खाड़ी युद्ध था, यानी कि सेकेंड गल्फ वॉर था, ये आपका स्टार्ट होता है 20 मार्च 2003 से और चलता कब तक है? 25 दिसंबर 2011 तक। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो कि जो स्टार्ट होता है 20 मार्च से होता है और 25 दिसंबर 2011 को ये क्या होता है? ख़त्म होता है। एक लंबा वॉर चला था ये। तो शुरू करते हैं कि क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ, तो सारी चीज़ें जानते हैं। 2003 बात ये 2003 की है, जब अमेरिका के द्वारा क्या करा गया? एक ऑपरेशन चलाया गया और इसी ऑपरेशन के तहत क्या करा गया था? इराक के ऊपर हमला किया गया था। तो जो ऑपरेशन था, इसका नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इस नाम से जाना जाता था। और इसी ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने इराक पर हमला किया। और इस हमले की किसी भी प्रकार की अनुमति संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं ली गई कि कब हमला करना है, कैसे करना है। कोई भी अनुमति, किसी भी प्रकार की परमिशन संयुक्त राष्ट्र संघ ने ना दी और ना ही ली गई। तो अमेरिका ने एक तरीके से अपने मन में आया और क्या करा? सीधा एक फ्रीडम मतलब ऑपरेशन चला दिया, जिसको ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहते हैं। और उसके तहत क्या करा? इराक पर हमला कर दिया। देखो, अब इसके कुछ कारण भी रहे होंगे, किस लिए हमला करा, क्यों ये ऑपरेशन चलाया, इतनी सेना क्यों वहाँ पर मतलब मिसाइल वगैरह दगाए गए, डाले गए। तो इसके हर एक चीज़ का कारण होता है। तो इसके भी कुछ कारण थे। तो क्या होता है, अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा, पहले तो यूएसए का जो मानना था कि इराक क्या है? एक विनाशकारी तत्व है, यानी कि विनाशकारी देश है जो कि मानव जाति के लिए खतरा बन सकता है। और इसके लिए उसने ये अपना तर्क साबित करने के लिए, इसको सत्य बताने के लिए, सही साबित करने के लिए उसने कहा कि भैया जो इराक में क्या हो रहा है, सामूहिक संहार के हथियार बनाए जा रहे हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब कि लोगों को मानव जाति के लिए ऐसे मानव जाति के लिए खतरनाक हथियार बनाए जा रहे हैं जो कि लोगों के लिए, इंसान के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो इनको कहते हैं सामूहिक संहार के हथियार। ये बनाए जा रहे हैं कहाँ पर? इराक में। ऐसा अमेरिका के द्वारा दावा किया गया। बट एक्चुअली में क्या हुआ, जब ये जांच पड़ताल की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो इस प्रकार के कोई भी एविडेंस नहीं मिला, कोई साक्ष्य नहीं मिला कि भाई वहाँ पर इराक में क्या हो रहा था, सामूहिक संहार के हथियार बनाए भी जा रहे थे या नहीं बनाए जा रहे। तो ऐसा कुछ मिला नहीं। अमेरिका का कहना था कि इराक पूरे विश्व के लिए विनाश का रूप है और यह मानव जाति के लिए हानिकारक हो सकता है, ये भी इसका मानना था। और सच्चाई तो ये थी कि अमेरिका क्या करना चाहता था? इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण करना चाहता था। वो क्या कर रहा था? यहाँ पर अमेरिका भी एक चाल चला था। वो दावे तो इन चीज़ों के कर रहा था कि भाई सामूहिक जन संहार के हथियार बनाए जा रहे हैं और ये विनाशकारी रूप हो सकता है मानव जाति के लिए इराक, ये सब तर्क दिए। बट इसके पीछे जो इसकी मंशा थी वो ये थी कि ये क्या करना चाहता था? इराक के तेल भंडारों पर क्या करना चाहता था? नियंत्रण करना चाहता था अमेरिका। तो उसने तर्क ये दिए थे अपने आक्रमण के, ऑपरेशन के। और वास्तव में क्या था कि वो इराक के तेल भंडारों पर नियंत्रण करना चाहता था, अपनी मनपसंद सरकार वहाँ पे बनाना चाहता था और सद्दाम हुसैन की सरकार को गिराना चाहता था। क्योंकि सद्दाम हुसैन जो नेता था वहाँ का, ये अमेरिका के मन मुताबिक काम नहीं करता था और ना ही अमेरिका के तले आता था। उनकी मतलब किसी भी प्रकार की बात को समझता ही नहीं था। तो इसके कारण क्या होता है, इराक के ऊपर अमेरिका हमला कर देता है और वो कहता है सामूहिक जन संहार के हथियार बनाए जा रहे हैं, ये सारे तर्क देता है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो जांच होने पर पता चला कि इराक में शामिल सामूहिक जनसंहार के हथियार की मौजूदगी कोई प्रमाण नहीं मिले। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। तो भाई जांच होती है तो पता चलता है कि भाई वहाँ पर किसी भी प्रकार के सामूहिक जनसंहार के हथियार नहीं बनाए जाते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो ये किसी प्रकार का नहीं मिलता है। अमेरिका ने इसी कारण को आधार मानकर अपने हमले को न्यायसंगत ठहराया और वो क्या करता है, और यही एक कारण तय कर लेता है और इसी चीज़ को तथ्य मानता है और वो क्या करता है, अपने हमले को सही साबित करता है कि भैया यहाँ पे तो सामूहिक जनसंहार के हथियार बनाए जाते हैं, वो मानव के लिए बहुत खतरनाक है और ये एक विनाशकारी दूरी है विश्व के लिए। कौन? इराक। तो इसलिए क्या करा है, हमने इस पर हमला कराया। तो ये अमेरिका के तर्क होते हैं। तो ये चीज़ था। अब इसके परिणाम क्या होते हैं कि भाई इन्होंने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चला दिया, वहाँ पर हमला करा, काफ़ी दिनों तक वॉर चलता और इस वॉर में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, काफ़ी सारे कंट्री क्या होते हैं, शामिल होते हैं इसी
युद्ध में, दूसरे खाड़ी युद्ध में, और काफ़ी लंबा चलता है। बाद में कहीं ना कहीं युद्ध से वहाँ पर क्या होता है, अपनी दम तोड़ देता है, या कहते हैं असफल रहता है, और वो अपनी सेना को धीरे धीरे वापस बुला लेता है, काफ़ी खर्च होता है। अब इसके परिणाम ये हुए कि सद्दाम हुसैन की सरकार क्या हुई, गिर गई, और इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्वव्यापी विद्रोह भड़क उठा। तो इराक में क्या हुआ, एक विद्रोह भड़क उठा, लोग वहाँ उनसे नाखुश हो गए, अमेरिका की आर्मी से, अमेरिका से, क्योंकि वहाँ पर जो आम आदमी थे, जो आम नागरिक थे, वो लगभग ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ी तादाद में मारे गए थे, 50,000 करीब नागरिक मारे गए थे, जो आम नागरिक थे। और इस हमले में अमेरिका के करीब 3,000 सैनिक मारे गए थे। तो ये आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें पूछ सकते हैं कि भाई बताओ इराकी फ्रीडम क्या था। तो इराकी फ्रीडम बताओ, आप बताओगे कि 19 मार्च को अमेरिका ने क्या करा था, एक ऑपरेशन इराकी फ्रीडम निकाला, है ना, ये निकाला, इसके तहत उसने हमला किया। और इस हमले को उसने क्या करा था, कारण कौन से बताया कि भाई जो इराक है वो क्या कर रहा है, सामूहिक जनसंहार के हथियार बना रहा है, और ये विश्व के लिए विनाशकारी हो सकता है ना, और मानव जाति के लिए खतरा है। बट इसके पीछे अमेरिका की मंशा क्या थी, अमेरिका की मंशा थी कि भाई यहाँ पर इसके तेल भंडारों पे क्या करा जाए, संसाधनों पर अधिकार कर लिया जाए, है ना, और साथ ही साथ मनपसंद सरकार बना ली जाए, सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया जाए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, और परिणाम भी लिख सकते हो कि अमेरिका के 3,000 सैनिक मारे गए, और आम नागरिक 50,000 मारे गए, और अमेरिका इसमें लंबे समय तक फंसा रहा, काफ़ी पैसा खर्च हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि 2011 तक क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा वॉर था वो स्टार्ट रहता है। तो ये था हमारा आज का दूसरा खाड़ी युद्ध। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए, और लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, जो कि आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेरे को मोटिवेट करेगा नई नई वीडियो बनाने के लिए, अच्छी। तो नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।